Hello everyone, how are you all? Today I will discuss about Through the Eyes of Travelers. हम हमारे हिस्ट्री के 5th चैप्टर के कुछ पार्ट्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि एंशिएंट टाइम में इंडिया में मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं। वो यहाँ पर आकर हमारे कल्चर के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, जो ट्रैवलर्स हैं वो हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में बेटा, अल-ब्रूनी वॉज बोर्न इन ख्वारिज़म। जो अल-ब्रूनी है बेटा वो ख्वारिज़म में बोर्न होता है और उसका जन्म आज जो कहाँ पर पड़ता है, ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और उसका जन्म बेटा कहाँ कब होता है, 1973। ओके, अल-ब्रूनी वॉज बोर्न इन ख्वारिज़म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। ओके, सुल्तान महमूद अटैक्ट ख्वारिज़म। अब वहाँ पे एक सुल्तान आता है, वो अटैक कर देता है बेटा ख्वारिज़म पे एंड टुक अल-ब्रूनी टू हिज कैपिटल गजनी। और अल-ब्रूनी को बेटा कहाँ पे लेके जाता है, उसकी खुद की कैपिटल गजनी लेकर चला जाता है। ठीक है, अल-ब्रूनी रोट। अब अल-ब्रूनी देखो बेटा, जैसे ही इंडिया में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये कब आता है, तो बेटा ये लगभग आता है 11th सेंचुरी में। ठीक है, कहाँ से आता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, उज्बेकिस्तान से आता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 11th सेंचुरी में आता है। अब बेटा अल-ब्रूनी रोट, यहाँ आने के बाद वो अपनी बुक लिखता है, किताब उल हिंद, एज ऑल्सो नोन एज तहकीकात ए हिंद। तहकीक ए हिंद दूसरा इसी का नाम है, किताब उल हिंद इसी की पुस्तक है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है किताब उल हिंद को आप किस नाम से जानते हो, तो आप क्या बताओगे, तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं। अब सेकंड थिंग देखो, हमने अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ा, 1973 में उनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, ख्वारिज़म में होता है। और ख्वारिज़म आज कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। देन हमने पढ़ा कि सुल्तान महमूद वहाँ पर अटैक कर देते हैं, अल-ब्रूनी को वहाँ से दूसरी जगह गजनी लेके जाते हैं। अल-ब्रूनी एक बुक लिखते हैं बेटा, किताब उल हिंद। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में होती है और इसी का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। उसके बाद एक दूसरे ट्रैवलर आते हैं बेटा, इब्न बतूता। ट्रैवलर्स अकाउंट, वहाँ पे उसने जो अपनी ट्रैवलिंग के बारे में लिखा बेटा, रिहेला, यहाँ से अंडरलाइन कर लो या इसको राइट डाउन कर लो। रिहेला जो एक पुस्तक है, इब्न बतूता अपनी सारी जितनी भी ट्रैवलिंग की है वो सारे का सारा यहाँ पे उन्होंने लिखा है। गिव्स वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कल्चर ऑफ द इंडिया। यहाँ पे वो किसके बारे में बताते हैं बेटा, इंडिया के कल्चर के बारे में बताते हैं। अब देखो, इब्न बतूता अटैक्ड, ध्यान से देखो बेटा, इब्न बतूता जो है हमारे, वो बताते हैं अपनी बुक रिहेला में कि किस तरीके से उनके साथ कई बार अटैक हुआ है। बैंड ऑफ रोबर्स का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ रोबर्स, सर्वर टाइम उन पे अटैक हुआ है। वट एवर बर्नियर सा इन इंडिया। अब देखो, इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ा है, अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ा। एक थर्ड एक और राइटर है बेटा इसी चैप्टर में, बर्नियर। ठीक है, बर्नियर है, ये भी याद रखना है। और बर्नियर हमारे यहाँ पे कब आते हैं बेटा, 17th सेंचुरी में आते हैं और फ्रांस से आते हैं। ओके, इब्न बतूता बेटा यहाँ हमारे आते हैं, मोरक्को से आते हैं और कब आते हैं, 14th सेंचुरी में आते हैं। ठीक है, आप इनके साथ साथ नोट करते रहना। अब जो बर्नियर है बेटा, वो क्या देखते हैं कि इंडिया कंपेयर्ड इट विद यूरोपियन कंडीशन। जितने भी उन्होंने इंडिया में कुछ भी लिखा है वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारे कंपेयर कर रहे हैं। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहाँ देख रहे थे कि किस तरीके से जो बैंड्स ऑफ रॉबर्स हैं वो इब्न बतूता के वहाँ पे उनको कई बार उन्होंने लूट लिया था। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि जो अल-ब्रूनी है, अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ चुके थे, हम पढ़ेंगे बेटा बर्नियर के बारे में। अब बर्नियर जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे को क्या बताते हैं कि जो इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, वो किस तरीके से यूरोपियन कंडीशन से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि वो बेटा हर चीज़ को किसके साथ कंपेयर करता है, यूरोप के साथ कंपेयर करता है। अब फिर देखो, स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेवलर आए हैं। हम अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ चुके हैं, इब्न बतूता के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे बारबीच में। तीनों के बारे में लगातार कभी कभी उसके बारे में कभी उसके बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। अब देखो बेटा, जो इब्न बतूता है वो क्या बताते हैं, वो लिखते हैं कि इब्न बतूता रोड द इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रोडक्टिव। जो इंडिया का कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा, एग्रीकल्चर जो यहाँ पर कृषि है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि बेटा यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इब्न बतूता वॉज ग्रेटली अमेज्ड बाय लुकिंग एट द पोस्टल सिस्टम। हमारा बेटा यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम था, मतलब जो डाक वाला सिस्टम था, डाक का मतलब होता है बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस का अगर हमें अगर कोई सूचना देनी है, किसी लेटर के थ्रू देनी है, किसी भी वे से देनी, उसको बोलते हैं बेटा पोस्टल सिस्टम।
तो बर्नियर को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ इंडिया में ऐसा भी हो सकता है, पोस्टल सिस्टम वो भी इतना अच्छी तरीके से है। अब बर्नियर यहाँ पर देखो बेटा, एक बुक है उसकी, ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर, इसके बारे में भी लिखते हैं। अराउंड 15% पॉपुलेशन इन 17th सेंचुरी लिव्ड इन टाउन इन इंडिया। वो कहते हैं कि कब बेटा 17th सेंचुरी में बर्नियर आते हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ पर लगभग 15% पॉपुलेशन जो है कहाँ पर रहती है, टाउन्स में रहती हैं। अब देखो बेटा, बर्नियर कॉल्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन, ठीक है, विच वर डिपेंडेंट प्रोटेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। वहाँ पे बेटा काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है। बर्नियर डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस, बर्नियर जो है किसके बारे में बताता है और किससे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है बेटा, वेस्टर्न जो थ्योरिस्ट हैं चाहे मॉन्टेस्को के बारे में, वो काफ़ी अलग तरीके से इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा, पहले अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, बर्नियर के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे अल-ब्रूनी एंड द किताब-उल हिंद, और दूसरा नाम क्या था बेटा इसका, तहकीकात-ए-हिंद, ठीक है। आप देखो एक बार, अल-ब्रूनीस किताब-उल-हिंद रिटन इन अरबिक, किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी बेटा, ये अरबिक में लिखी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। सेकंड, ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट था बेटा, कितने चैप्टर थे, 80 चैप्टर थे, और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट से थे। देखो बेटा, इसमें लिख सकते हो आप, रिलीजन से रिलेटेड थे, फेस्टिवल से, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स ऑफ कस्टम, सोशल वेट, सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हर सब्जेक्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसके एक चैप्टर में लिखा हुआ था। अब हम देखेंगे कि ओवरकम बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, जब यहाँ पे हमारे ट्रैवलर आते हैं तो उनको क्या क्या बैरियर का सामना करना पड़ता है, मतलब मीन्स क्या क्या उनको प्रॉब्लम होती है, वो हम देखेंगे। सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है बेटा लैंग्वेज की। अब जो हमारे संस्कृत हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अरेबिक और पर्शियन से, ठीक है, उसको ईजिली ट्रांसलेट करना अदर लैंग्वेज में इजी नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या देखा बेटा, फर्स्ट देखा लैंग्वेज, सेकंड देखा उन्होंने रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारे यहाँ की प्रथाएं थी बेटा, और हमारे यहाँ के विश्वास हैं, धर्म हैं, वो भी अलग हैं। थर्ड वो देखते हैं कि किस तरीके से ही डिपेंडेंट ऑलमोस्ट ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण्स, ओफन साइटिंग प्लेसेस पुराण्स, जो हमारे ब्राह्मण्स थे, ग्रंथ होते हैं जैसे पुराण होते हैं हमारे, भगवत गीता है, यहाँ से भी काफ़ी हद तक ये इंस्पायर हुए हैं। देखो बच्चा, पतंजलि के कुछ वर्क हैं, मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हमारी एक लीगल बुक कह सकते हैं हम इसको, यहाँ से भी उसको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि जो अल-ब्रूनी है बेटा, वो किस तरीके से कास्ट सिस्टम को बताता है, ठीक है। कास्ट सिस्टम आपको पता ही है, हर सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम होता है। अल-ब्रूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोशल, वो कहते हैं कि इंडिया में नहीं, हर जगह ये सिस्टम है, और इंडिया में जो सिस्टम है वो बल्कि थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप से है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, आगे देखो एक बार, किस तरीके से ही पॉइंटेड आउट विद इन इस्लाम, उसने इस्लाम में भी देखा था कि वहाँ उनके जो वैसे तो नॉर्मली सारे इस्लाम में सबको इक्वली कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो उनका पूजा का सिस्टम होता है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग है, और वो नोशन ऑफ पॉल्यूशन, जो अलग अलग इम्प्योरिटी फैली हुई उसको भी मना कर देता है मानने से। उसका ये मानना है बेटा किसका, कि वो ही रिमार्क दैट एवरीथिंग दैट फॉल्स इनटू स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी, कोई भी चीज़ अगर इम्प्योर हो जाती है तो दोबारा से उसी अपनी प्योरिटी को पाने के लिए कोशिश करती हैं। अब ही वॉज अपॉइंटेड एज जज ऑफ दिल्ली 13 ये याद रखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में वो लगभग 8 ईयर्स तक रहता है, और किस पोजीशन पे रहता है, गाजी या जज के पोस्ट पर रहता है। 1342 में वो कहाँ चला जाता है, चाइना, एज जो सुल्तान है मंगोल रूलर का, उसके पास उसको भेज दिया जाता है। बीच में एक बार राजा के साथ उसको डिस्प्यूट हो जाते हैं, राजा उसको जेल में डाल देता है। जैसे ही उनके डिस्प्यूट खत्म होते हैं, राजा उसको ऑर्डर देता है कि आप कहाँ पे चलो, मंगोल रूलर के पास चले जाओ। अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से बेटा वो मालाबार होता हुआ, फिर वापस सेंट्रल इंडिया होता हुआ, फिर लास्ट में श्रीलंका, और फिर वापस कहाँ पर जाता है, चाइना चला जाता है। अब यहाँ पे टाइम बताया है बेटा, देखो मुल्तान टू दिल्ली टाइम कितना लगता है, 40 डेज एंड 50 डेज दिल्ली, यहाँ पे दे रखा है। देखो बेटा 40 डेज फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, और ग्वालियर टू दिल्ली का टाइम लगता है 10 डेज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता रखे भाई, एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पे जाते हो, कहीं 40 डेज, कहीं 50 डेज, कहीं 10 डेज ये टाइम लगता है, ओके। अब हम देखेंगे बेटा किस तरीके से उसने कोकोनट और पान ट्री के बारे में बताया है। 2 kinds of plants that were unfamiliar to his audience were coconut नहीं बेटा, कोकोनट और पान। He had compared coconut with that palm
कोकोनट का जो ट्री होता है बेटा उसको किसके साथ कंपेयर करता है, वो पाम जो खजूर होता है ना उसके पेड़ के साथ कंपेयर करता है। लुक एग्जैक्टली एज द सेम एक्सेप्ट और प्रोड्यूस, वो कहता है बिल्कुल सेम पाम के फ्रूट की तरह दिखाई देता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो तो डेट देते हैं पाम वाले तो, ठीक है, खजूर देते हैं, लेकिन बियर्स और ये वाला क्या देता है, फ्रूट हमारे पास सामने लेके आता है। देन ही डिस्क्राइब्स द पान एज ए ट्री विच इज कल्टिवेटेड एज द सेम मैनर एज द ग्रेप वाइन। ओके, यहाँ पे 2 ट्रीज के बारे में बात की है, कोकोनट एंड पान, ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इबन बतूता एंड इंडियन सिटीज़ के बारे में बात करता है। इबन बतूता हमारे को ये बताते हैं कि किस तरीके से ही फाउंड द सिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट विद फुल एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़। वो कहता है कि जो इंडिया की सोसाइटी है या इंडिया की सिटीज़ जो हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके पास क्या है बेटा, रिसोर्सेज हैं, स्किल्स है, ड्राइव्स हैं, जिसके पास कुछ चाहते हैं, कुछ सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, उन लोगों के लिए सिटी में रहना बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, लाभदायक हो सकता है। वो कहते हैं कि दे वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रोस्पेरस का मतलब होता है खुशहाली। ये जो सिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर सर्वाइव करती है। मोस्ट सिटीज़ हैड क्राउड, वो कहता है कि यहाँ की गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, हर तरीके के यहाँ पे हमारे पास गुड्स मिलते हैं। और इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट सिटी के बारे में बात की है वो कौन सी है, दिल्ली है। उसको कंपैरिजन किससे किया है कि दौलताबाद भी उसको इक्वल साइज़ है, ये भी उसको चैलेंज कर सकता है। और बाजार जो है वो कहते हैं यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं थे बल्कि हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, बाजार में कल्चरल एक्टिविटी भी वहाँ पर होती हैं। और किस किस तरह की होती हैं देख लो एक बार। देखो बेटा, मोस्ट बाजार्स हैड ए मॉस्क्यू, जितने भी बाजार थे ना बेटा उनमें एक मॉस्क्यू होता है, ठीक है, मॉस्क्यू समझते हो ना, जहाँ पे मुस्लिम अपना पूजा करते हैं, टेम्पल होता है, और वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर स्पेशल डांस किया जाता है, म्यूजिशियन अपना गाना बजाते हैं, सिंगर्स होते हैं, मतलब ये सारे मिलकर अपना एक एक्ट करते हैं, ऐसे भी प्लेस होते हैं कहाँ पर, मार्केट में। उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि जो ही फाउंड एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी, वो देखता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्यों क्यों कि यहाँ की जो मिट्टी है बेटा वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कि यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, भी कम्युनिकेशन का क्या यूनिक सिस्टम है, क्या ऐसा होता है यहाँ पे, 2 वेज, यहाँ पर बेटा कम्युनिकेशन के 2 वेज हमने बात की थी। एक तो हमारा क्या है, देखो, द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू इनक्रेज मर्चेंट्स को एनकरेज करने के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसी लेके आता है हमारा स्टेट। ओके, ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद द, देखो इन होते हैं बेटा सराय, और गेस्ट हाउस होते हैं कि जितने भी हमारे रूट होते थे जहाँ से ट्रेड किया जाता था वहाँ पे छोटी छोटी सराय बनी हुई थी ताकि जो ट्रेडर है वहाँ पर रेस्ट कर सके, कुछ गेस्ट हाउस भी बनाए हुए थे उनके लिए, ठीक है। इट वॉज अमेज्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम, वहाँ पर पोस्टल सिस्टम बहुत बढ़िया था जहाँ से वो उनका पैसे का अगर कुछ कमी पड़ जाती है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और शॉर्ट टाइम पे अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बर्नियर के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, बर्नियर कौन है, ही वॉज ए फ्रेंचमैन। ओके, वो डॉक्टर भी है, पॉलिटिकल फिलोसफर भी है एंड हिस्टोरियंस भी हैं। ही केम टू मुगल कोर्ट इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो है मुगल कोर्ट में आता है अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए भी, मैं अच्छा अच्छा क्या कर सकता हूँ। वो नियर अबाउट 12 ईयर्स हमारे यहाँ पे रहता है, 1656 टू 1668। ही ऑलवेज क्लोजली एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट में वो हमेशा एक अच्छे पद पे रहता है, तो हम कह सकते हैं एज ए फिजिशियन रहा टू प्रिंस, एक मिनट पूरा नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रिंस दारा सिको, ठीक है, वहाँ जो हमारे शाहजहाँ हैं उसके जो बड़े पुत्र हैं उनके फिजिशियन रहते हैं, उनका नाम है बेटा दारा सिको, ठीक है, उनका फिजिशियन रहते हैं। और एक उसके बाद एक और जर्सियन का भी एक नोबल है, उसके पास भी कुछ समय के लिए वो रहते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करता है, बर्नियर जो है ईस्ट और वेस्ट को किस तरीके से कंपेयर करता है, लेट्स सी। देखो बेटा,
He traveled to several parts of the country and wrote accounts of what comparing India with the situation in Europe. वो जब भी कहीं पर भी वो ट्रैवल करता है इंडिया में, वो कंपेयर करता है इंडिया को किसके साथ बेटा, यूरोप के सिचुएशन के साथ. He dedicated his major writing work, वो अपना जो राइटिंग वर्क है वहाँ पे जो 14 वाला वो था, किंग सोलवे या लुई सोलवे कह सकते हैं उसको, लुई 14th, हाँ लुई 14 को अपना जो मेजर वर्क था वो क्या कर देता है बेटो, डेडिकेटेड कर देते हैं. द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि जो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से सर्वाइव करती थी, वहाँ पे किस तरीके से वो चीज़ें हैं. ठीक है बेटा, ओके बाय बाय एवरीवन. नेक्स्ट पीरियड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे.